अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पनामा पेपर्स के डिसीजन के बाद और वजीर आजम साबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्हें डिसमिस किया गया वजारत उज़्मा से, कल और आज का दिन बहुत ज्यादा सियासत में आपने देखा होगा कि बड़ी चीजें हो रही हैं। कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मनाया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने नए पाकिस्तान के हवाले से एक तस्वीर दिखाई कि इस तरह का पाकिस्तान होगा। इट लुक लाइक ए मैनिफेस्टो एंड इट लुक लाइक, ऑफ कोर्स यौम तशक्कुर था तो जाहिर है कि वो सारी चीजें वो बयान कर रहे थे कि जिस किस्म के पाकिस्तान का उन्होंने ख्वाब देखा है और जो वो चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नए पाकिस्तान की शक्ल क्या होगी, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि पनामा पेपर्स पे जो सब लोग यूनाइट नजर आ रहे थे हमें, अब वो जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले उनका फोकस जो है वो PMLN के शरीफ खानदान थे। दूसरा फोकस जो है अब उन्होंने दिखाया है कि वो शहबाज शरीफ का तो जाहिर पीछा नहीं छोड़ेंगे, खाकान अब्बासी को भी उन्होंने LNG अब्बासी कह के पुकारा है, और थर्ड उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान उनको भी कहा और आसिफ अली जरदारी को भी कहा कि इसके बाद उनकी बारी है। लिहाजा करप्शन की जंग उन्होंने कहा कि लड़ते रहेंगे, अभी उन्होंने कहा हमने जंग जीती नहीं है। दूसरी तरफ जाहिर है कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज कागजात नामजदगी भी जमा कराने थे। ऑपोजिशन जमातों का कल भी आज भी एक पूरा जिसे कहते हैं सेशन भी हुआ, लेकिन कोई एक फील्ड कैंडिडेट जो है वो फील्ड नहीं कर रहे, बल्कि मुख्तलिफ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैयद खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर साहब का नाम जो है वो फील्ड किया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी एक कैंडिडेट सामने आई है, किशोर जहरा साहिबा, और जमात इस्लामी की तरफ से साहिबजादा तारिकुल्लाह साहब का नाम आया है। आज मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उनमें से कुछ वो थी जो कि जवाबन थी, यानी कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो इल्ज़ाम लगाया या कहा कि हम तुम्हारे पीछे आएंगे, उसके जवाब में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान भी अभी उन्होंने भी कहा कि अब आते रहें, पीछे कुछ नहीं होगा। एंड ये जवाब दर जवाब, वो शिकवा जवाब शिकवा इस वक्त चल रहा है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि फारूक हैदर साहब का जो एक बयान कल आज़ाद कश्मीर के जो वजीर आजम हैं जिस किस्म का उन्होंने बयान दिया, फिर वो एक अखबार के अंदर लीड स्टोरी बनी, उसके ऊपर आज उन्होंने तरदीद कल ही कर दी थी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उन्होंने और बहुत सारी बातें कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ भी बहुत कुछ कह दिया। तो ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वजारत उज़्मा के जो कैंडिडेट है मुख्तलिफ जमातों का, पनामा में तो ये सब यकजहत थे, मतलब पहले नहीं भी थे, लेकिन जब वो हियरिंग स्टार्ट हो गई JIT के बाद तो हमने देखा कि सब के सब जो है वो अपने अपने लोग चूज करते थे कि कौन जाएगा हियरिंग में कौन नहीं। लेकिन अब जब वजारत उज़्मा के स्लॉट की बात आ रही है तो इतने सारा मतलब लंबे इजलासों के बाद भी एक ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहद नहीं हो सकी। इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब को बतौर वजीर आजम के स्लॉट के लिए जो है उनका नाम दिया है। मैं चाहूँगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत करप्शन की भी बात कर रहे हैं और जाहिर है टैक्स की भी बड़ी बातें हुई हैं, तो लिहाजा मैं आपको बता दूं कि जो ये फील्ड किए जा रहे हैं कैंडिडेट्स, इन्होंने क्या टैक्स पे किए हैं। 2016 एंड जो ईयर हुआ उसकी ये टैक्स डायरेक्टरी FBR की तरफ से 27 जुलाई को ये शाया की गई थी। उम्मीदवार बराए वजारत उज़्मा नंबर 1 शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हैं, इनकी टैक्स डायरेक्टरी जो FBR ने प्रिंट की है 2016 की, इन्होंने कुल जो टैक्स अपना जमा कराया है वो है 26,59,183 रुपये। दूसरे हम आपको बताते हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब, अगर क्योंकि अभी इनका मशावरती इजलास होगा कि वेदर दे गोइंग टू चूज खुर्शीद शाह साहब या नवीद कमर। खुर्शीद शाह साहब का टैक्स जो गोशवारे जो जमा कराए गए 1,24,215 इन्होंने साल का टैक्स दिया है। उसके बाद आ जाते हैं शेख रशीद साहब की तरफ, इनकी टैक्स इन्होंने जमा कराया है 5,05,966 रुपये। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो उम्मीदवार हैं वो हैं वजारत उज़्मा के लिए नवीद कमर साहब, जिनका शायद कल डिसाइड होगा कि आइदर इट्स गोइंग टू बी खुर्शीद शाह साहब या फिर नवीद कमर साहब। इनका जो टैक्स डायरेक्टरी है 2016 की 50,181 रुपये इन्होंने जमा कराया पूरा साल का टैक्स। फिर आ जाते हैं जी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से किशोर जहरा साहिबा, इन्होंने जमा कराया है 9,53,169 रुपये। तो ये तो हो गई जी टैक्स डायरेक्टरी जो कि शाया हुई, और ये टैक्स डायरेक्टरी अवेलेबल है FBR की वेबसाइट पे, आप चाहें तो सारे पार्लियामेंटेरियंस ने कितना टैक्स जमा कराया ये भी आप देख सकते हैं। अब जरा अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलें, सियासत में क्या कुछ हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या क्या कीचड़ उछाली जा रही है, एक दूसरे को किन किन अलकाब से पुकारा जा रहा है। आई थिंक दिस शुड एंड नाउ।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन किया है जान अचकजई साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियो। कंवल शौजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से विमेन विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से। बट लेट्स स्टार्ट विद कंवल, क्योंकि यौम तशक्कुर और इस वक्त जीत जो है वो एक तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है लाहौर से। बैरिस्टर आमिर हसन, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं इस नशिस्त के अंदर। कल यौम तशक्कुर कंवल मनाया गया, काफी मैसेजेस भी दिए गए। क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो भी कैंडिडेट फील्ड किया जाएगा उसके पीछे आप लोग जरूर जाएंगे? गो के कल इमरान खान साहब अपनी स्पीच में ये कह चुके थे कि वो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती शरीफ खानदान से, और वो PMLN के लिए तो बार बार ये कह ही रहे थे ना कि माइनस नवाज शरीफ या माइनस शरीफ खानदान ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको उभर के सामने आना चाहिए। तो फिर क्या वजह है कि खाकान अब्बासी साहब को भी एक LNG अब्बासी कह दिया गया? एंड यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उनके खिलाफ भी बोली जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। जी हमने यौम तशक्कुर मनाया, आपने देखा बड़ी पब्लिक आई, माशाल्लाह लोगों ने सेलिब्रेशन की। एक जमाने के बाद उनको नजर आया, एक होप नजर आई है कि पाकिस्तान में भी करप्शन का इलाज मुमकिन है। पाकिस्तान की अदालतें भी इंसाफ देती हैं, और ऐसा इंसाफ के जिसमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी को कटहरे में खड़ा किया जा सकता है और उनको सजा भी दी जा सकती है। राइट। तो ये एक बहुत अच्छी इब्तिदा थी जिसको हमने कल सेलिब्रेट किया। अब जहां तक बात है करप्शन की और एहतसाब की, तो बात इमरान खान साहब की ये नहीं है कि किसी पर्सनालिटी के पीछे जा रहे हैं। बात ये है कि करप्शन के अगेंस्ट जो भी नाम आएगा उसके पीछे PTI जाएगी, क्योंकि PTI एक मुसलसल तहरीक, एक स्ट्रगल का नाम है, और हम करप्शन के खिलाफ हैं और करप्शन के अगेंस्ट लड़ेंगे। खाकान अब्बासी साहब के नाम जो लगा हुआ है एलिगेशन, अगर वो प्रूफ होगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर वो सादिक और अमीन नहीं है तो उनको इतना बड़ा ऑफिस होल्ड करना चाहिए। आगे ही हम पूरी दुनिया में इस बात के लिए बहुत बदनाम हुए हैं कि इतना सुप्रीम, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो बंदा होल्ड कर रहा था, ना वो सादिक है ना वो अमीन है, और उनके ऊपर कितने करप्शन के केसेस हैं जो नैब में गए हैं। और अब रेफरेंस के बाद आजकल कंवल ये बहस सादिक और अमीन की बड़ी छिड़ी हुई है, और सारे हल्के ये कहते हैं कि अगर सादिक और अमीन ही है तो पार्लियामेंटेरियंस को इस कटहरे में अगर बिठा दिया जाए तो शायद ही कोई बचेगा जो कि सादिक और अमीनो मा सिवाय शायद सिराजुल हक साहब के। ये भी कहा गया, और ये तो खैर कोर्ट में कहा गया। लेकिन अगर खाकान अब्बासी साहब के कागजात नामजदगी जमा कराए, उनकी जांच पड़ताल के बाद वो क्लियर भी करार दे दिए गए, जो एतराज़ात उनके हवाले से थे वो भी मुस्तरद हो गए, तो फिर ये एक बात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बन जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कोई भी कैंडिडेट को फील्ड करेगी आप लोग उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम ही लगाएंगे और उसे सादिक और अमीन है या नहीं इस कटहरे में लेकर आएंगे? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिर्फ कोई एक फैमिली एंटरप्राइज नहीं है कि सिर्फ शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या मरियम नवाज इनके अलावा कोई आगे नहीं आ सकता। उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम भी हैं वहां पर, और बहुत सारे सियासतदान हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनके नामों को जो सादिक और अमीन है। आई एम श्योर क्या वजह है कि सिर्फ एक किचन कैबिनेट, एक मखसूस चंद लोगों का टोला है जो हर वक्त इस शरीफ फैमिली को बचाने के लिए इनके कसीदे पढ़ते रहते हैं आके सामने। अब तो उनमें से भी काफी सारे बेचारों के अकामे निकल आए जो उन्होंने छुपाए हुए थे, नवाज शरीफ साहब समेत, कि अब उनके पास चॉइस नहीं बची। लेकिन ये चंद लोग हैं, 10-15 लोगों से पार्टी नहीं बनती है। पार्टी बहुत ज्यादा लोग और मौजूद है। इतने सारे लोग MNA इलेक्ट हुए थे, इतने सारे लोग MP इलेक्ट हुए थे, तब ये पावर में पार्टी आई थी। तो बाकियों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? क्या वजह है कि इसको फैमिली एंटरप्राइज बनाया गया है? सिर्फ शरीफ फैमिली ही इसको रूल कर सकती है। खाकान अब्बासी का नाम तो इन्होंने टेम्परेरी रखा है 45 डेज के लिए। असल मकसद तो इनका शहबाज शरीफ को आगे लाना है। तो क्यों नहीं, अगर ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है तो क्यों नहीं किसी और को मौका दिया जा रहा? क्यों नहीं और लोगों की शक्लों को आगे प्रमोट किया जा रहा? क्यों नहीं सादिक और अमीन इन्होंने अपनी सफों में से ढूंढे? क्या वजह है कि चंद लोगों का टोला है, 15 या 20 लोगों का, उनके अलावा और किसी के लिए किसी के कंधे पर वो बैठता ही नहीं है, वो खुशखबरी वाला परिंदा, तो जरा वो आके अचकजई साहब की बागडोर संभाल सके। अचकजई साहब जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अचकजई साहब का नाम आगे दे दिया जाए ना, ये भी तो बैठे हुए हैं साथ। ये सादिक और अमीन हैं? ये आप इनसे पूछिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा कि ये सादिक और अमीन है कि नहीं है।
जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करना भूल जाता है फिर हमें आगे आना पड़ता है और फिर देखिए मुल्क की कोर्ट्स को भी फिर काम करना पड़ता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन जब अपना काम सही नहीं करता तो दिस इज व्हाई ये पूरे केओस जो है वो हम देखते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शन के लिए क्या आप लोगों ने वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हम हमेशा से सुनते आए हैं, क्या उस पर काम होगा बकिया जितना टाइम बचे, ताकि हम इस सादिक और अमीन का फैसला वहीं के वहीं कर लें जिस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराएंगे? बिल्कुल नादिया, जब तक इदारे देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद मकसद ये है कि इदारों का रिफॉर्म हो। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट पे से लोगों का ट्रस्ट बहाल हुआ है। इसी तरह हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के लोग पहले सादिक और अमीन हो के अपना काम पूरे तरीके से करें और उसके बाद आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में आपको इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। देखिए, मुझे प्लीज एक चीज प्लीज क्लैरिटी दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी अचकजई साहब एंड बैरिस्टर साहब, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, बट वी नीड टू स्टैब्लिश दिस फर्स्ट। इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल आपने सही कहा, इदारे जब तक सही काम नहीं करेंगे वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। लेकिन अभी ये जो नए कायदे ऐवान मुंतखब करने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं और वो क्लियर भी करार दे दिए गए हैं, सो क्या आप इस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि इन्होंने सही से किया है या नहीं किया है? 62-63 पर ये उतरते हैं कि नहीं? बिकॉज खाकान अब्बासी पर तो आप लोग इल्जाम लगा चुके हैं। देखिए, 62 और 63 इतना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करके बैठा है इस वक्त। अभी आपके सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो 62-63 की जद में आया है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो 45 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर आगे आने लगा है या जो उसके बाद आना चाह रहा है, वो इन सारी चीजों, इन छाननियों में से गुजर के जाए। ना कि ये कि वो बुला के 5वां और 6वां कलमा सुने और पूछेंगे आपको गुस्ल करने के तरीके आते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो उनके पास आइन की शिकें आई हैं, जो उनका काम है करना, वो उनको पूरे तरीके से करना चाहिए और पूरी इंटरप्रिटेशन के साथ उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि ये है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एफबीआर को भी रोपन करना चाहिए कि किसने कितना टैक्स जमा कराया, बिकॉज अब तो जो इदारे उनको जिन इदारों से असिस्टेंस चाहिए, मेरा ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इन सारे इदारों को ऑन बोर्ड ले और स्क्रीनिंग करके जिस वक्त वो क्लीन चिट देती है कैंडिडेट्स को, तो उसके बाद कोई शक या कोई झोल रह नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। ओके, कमिंग टू यू अचकजई साहब, नंबर गेम लगता है कि आप लोगों का ऑलरेडी पूरा है कि कोई भी कैंडिडेट आप फील्ड करेंगे तो शायद बिकॉज एक तो आपके पास सीट्स हैं जाहिर है उतनी, और आपके इत्तेहादी भी आपके साथ ही हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान भी बता चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी शायद आप लोगों की हिमायत कर दी है। एम आई राइट ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो ये, मुझे थोड़ा सा जो अभी डिस्कशन हुआ है उसमें अपना इनपुट देने दें। देखिए, सादिक और अमीन के इस डिबेट ने, सुप्रीम कोर्ट के पनामा के जजमेंट ने, मैं समझता हूँ एक सियासी और लीगल केओस का के लिए रास्ता खोल दिया है। अब जिसको इमरान खान सादिक और अमीन कहेंगे और उन्होंने जजमेंट भी पढ़ ली है, तो अब वो सादिक और अमीन जो है नहीं रहेगा। इमरान खान साहब क्यों कहेंगे अचकजई साहब? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए ना, खान साहब ने थोड़ी दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सियासी पोटेंशियल, सियासी केओस के लिए रास्ता बना दिया और इसके लिए सबसे ज्यादा आसान हो गया कि इमरान खान साहब जिनको डिक्लेयर करें सादिक और अमीन, और वो जाके इस जजमेंट को देखते हुए कोर्ट से जो है वो उसी तरह मर्जी की जजमेंट ले सकते हैं। क्योंकि रास्ता जो है ये नवाज शरीफ साहब ने ही खोला था। ये 62-63 के पीछे खड़े होने वाले यही लोग थे जिन्होंने इसको इंक्लूड करवाया। क्योंकि आर्टिकल 1843 के तहत खुद ये 5 मेंबर्स बेंच ने जब अपने 20 अप्रैल का फैसला दिया था, उसमें कहा था कि 62-63 के तहत आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं, इससे केओस पैदा होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर आप पे किसी भी कोई इजी लोड का भी लोन है, इस पे भी अगर आप ऑफिस कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा लीगल कियोस है हमारे सिस्टम का, जो कोई भी वजीर आजम का ऑफिस है वो चैलेंज हो सकता है। पीटीआई का फिर एक माइंडसेट का इश्यू है, वो असल में वजीर आजम के ऑफिस के खिलाफ है। यहाँ पे जो भी वजीर आजम बनेगा उसके खिलाफ जो है वो यही ड्रामा करते रहेंगे। अब अगर उन्हें करप्शन नहीं है, वो आपके कैंडिडेट 62-63 पर ना उतरे या करप्शन की हो, वो इस चीज के बारे में
क्वेश्चन मार्क्स जो है तो क्या हमारी पार्टी में सिर्फ जो है इल्जामात वो अब्बासी साहब पे हैं जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब पे हैं? क्या पानामा में सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों का नाम आया है? क्या मुल्क में करप्शन जो हो रही है KPK में वो सिर्फ हमारी पार्टी में है? तो अगर करप्शन की बात होती, अगर ये अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते, अगर ये वाकई चाहते कि मुल्क में इंसाफ का, करप्शन का के खिलाफ कुछ हो, तो इन्होंने वज़ीर आज़म के बाद फिर दूसरे वज़ीर आज़म को अब टारगेट करना शुरू कर दिया। तो अब हमें वाज़ेह हो गया कि गैर जमहूरी कठपुतली एक कैरेक्टर है PTI का, और ये खेल ये खेलते रहेंगे किसी के एमा पे। अब लगता ही है कि इन्होंने थ्रू आउट पनामा हियरिंग्स हम साजिश के हवाले से सुनते रहे ना कि वक्त आने पर इसे एक्सपोज कर दिया जाएगा। अभी भी आप उन्हें कठपुतली कह रहे हैं, तो प्लीज अब बता दीजिए किसके हाथ में है। देखिए, इंटरनेशनल कुव्वतें इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं चाहती। वो कहते हैं हम दस्तो गिरेबान रहे, हमारे इदारों के दरमियान तवाजुन और बैलेंस और हमांगी ना हो, और ये एजेंडा जो है पाकिस्तान में प्रमोट करने और स्पॉन्सर करने का की जिम्मेदारी इमरान खान ने उठाया है। तो ये क्लियर है कि सिर्फ हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के खिलाफ कौन फोर्सेज हैं। मैं आपको 3 ममालिक के नाम इस वक्त ले सकता हूं। तो ये कहना कि हमें कोई दुश्मन नहीं मालूम, ये मैं समझता हूं कि या तो हमारी खाम ख्याली है या कम फहमी है, और या हम एक से डिनाई कर रहे हैं कि कौन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ है, कौन चाहते हैं। कल आपने यौम तशक्कुर की स्पीच तो जाहिर है जरूर सुनी होगी खान साहब की। जी 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 बिल्कुल। क्या आप उसका रद्द अमल अपना बताइएगा जरा, आपको कैसी लगी वो स्पीच? देखिए, स्पीच तो उनको ये ट्रिक्स वो पिछले 2-3 साल से कहते आ रहे हैं। खान साहब बेसिकली एक मोहरा है जो ये डिलीवर करते हैं। उनको कहा जाता है कि आपने ये पॉइंट्स देने हैं, लिहाजा उनके पॉइंट्स जो है उनके पॉइंट्स जो है उनकी खुद उनको समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इंटरनेशनली कवल, उनको इंटरनेशनली। तो मुझे अगर इजाजत दें तो मैं इनसे पूछूं, सेवा उनके 2-3 गालियां का कौन यार है कि जो नई गालियां उन्होंने हमें बताई है, इंडिया को कितनी तकलीफ हुई है नवाज शरीफ के यहाँ से जाने से। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एजेंडा कतर के साथ किसके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, किकबैक्स खाने का किसका प्रोग्राम था, तुर्की के साथ किसने किकबैक्स कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इंडिया को इतनी तकलीफ क्यों हुई, वहां पे क्यों इतने प्रोटेस्ट किए गए। ये जो वजीर आजम कश्मीर के ये इस मोहब्बत में क्या फरमान जारी कर रहे हैं। मालदीव आखिरी दिन जाके किसके साथ मिलने की कोशिश की गई थी, किसको कहा गया था कि हमें बचा लो यहाँ पे। तो ये बातें तो करनी, और यहाँ से जो इमारात के फोन करने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कितनी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए कि एक UAE का जो हुक्मरान है उन्होंने मना कर दिया इनकी कॉल लेने से। तो अगर देखा जाए एजेंडा कहीं और से चल रहे थे, ये इल्जामात PTI पे लगाने वाले नहीं है। अच्छा, PTI मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ जो खड़ी है। अच्छा, आपकी तरफ वापस आती हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आप लोगों की जमात पर भी कल यौम तशक्कुर में उठाए गए, और आई एम श्योर कि सोशल मीडिया पर आप भी देख रही होंगी। बट फर्स्ट लेट मी जस्ट गेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड। बैरिस्टर साहब खुशामदीद, आप लोगों ने पनामा हियरिंग्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। कल जो यौम तशक्कुर में आसिफ अली जरदारी अब तुम्हारी बारी की आवाज आई, आज हमने देखा कि आप लोगों ने भी ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नजर नहीं आती। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एक कैंडिडेट के ऊपर इक्तफा नहीं हुआ, बिकॉज पहले तो मीटिंग शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी हो चुकी है, अब जो है आप लोग अपने कैंडिडेट्स जो है वो फील्ड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो बीइंग लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। मैं नहीं कहता कि हम दुरुस्त हैं या गलत है। आपके सामने एक सवाल है कि हम अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात हैं। ये राइट किसे है कि वो अपोजिशन का नुमाइंदा अपने ड्राइंग रूम के अंदर किसी को नॉमिनेट कर दे और ये फिर समझे कि हम सारे फॉलोअर हैं, उनकी डिसीजन को, उनके फैसले को फॉलो किया जाएगा या उनकी डिक्टेशन को फॉलो किया जाएगा। तो इसे जमहूरियत नहीं कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कोशिश की है कि अपोजिशन को हम मुत्तहद रखें, और हमने की हमेशा। लेकिन जिन्हें ये ज़ौम है कि वो सबको डिक्टेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी डिक्टेट करेंगे, अपोजिशन लीडर को भी डिक्टेट करेंगे, और कल की जो तकरीर थी जैसे उन्होंने जिक्र किया तमाम लोगों का, तो मैं तो सिर्फ एक मिसरे में इसका जिक्र करूंगा कि ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। इतनी रऊनत, इतना तकब्बुर, इतनी, मैं तो हैरान होता हूं कि आप हर एक को कहते हैं कि तुम भी करप्ट हो, तुम भी करप्ट हो, तुम भी करप्ट हो। तो हम तो सवाल उठाते हैं कि केस अब हमारे खिलाफ तो अदालतों के अंदर कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं 18 साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद और अदालतों का सामना करने के बाद। तो आज तो किसी और को
अदालतों का सामना है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे कोई और पेश हो रहा है, कल कोई और मनी ट्रेल दे रहा था, आज कोई और मनी ट्रेल दे रहा है और आपको सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। तो बहरहाल जिस बंदे के मुंह में खुद गुड़ हो वो किसी को मीठा खाने से कैसे रोक सकता है। और दूसरी बात रही प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब की, अगर क्या जरूरत नहीं थी कि अपोजिशन मुत्तहद होती, हम बाहमी मुशावरत के साथ एक सीरियस कैंडिडेट को देते। शेख रशीद साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन शेख रशीद साहब के बारे में तो खुद खान साहब फरमाते थे कि मैं तो इसे अपना चपड़ासी भी नहीं रखूंगा। तो जिसे अपने चपड़ासी के लिए मुंतखब नहीं कर रहे, लेकिन आज उसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करते हैं, तो इतने बड़े यू टर्न पे अगर ये कहें कि हम इनके पीछे लबैक कहते हुए पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे, तो ये फिर मैं हैरान होता हूं कि ये किस किस्म की सियासत की बुनियाद पाकिस्तान के अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है बैरिस्टर साहब, लेकिन बड़े पते की बात है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमहूरी जमात है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट इस पूरे पनामा में जिस तरह से आप लोग पहले साथ नहीं थे, जाहिर है TORs के ऊपर नहीं हुई, उसके बाद आप जाहिर है सड़कों के ऊपर भी नहीं निकले थे, बट यू नो व्हेन दिस रीच द सुप्रीम कोर्ट देन वी सॉ ऑल ऑफ यू गोइंग देयर। तो यूं लगता था जैसे कि ऑल पॉलिटिशियंस यूनाइट अगेंस्ट वन। लेकिन अब जैसे ही वो मामला हुआ, अब आप लोग बिल्कुल ही बिखरे हुए नजर आ रहे हैं कि अब शेख रशीद साहब में भी बुराइयां नजर आ रही हैं। पहले ये बुराई किसी ने मेंशन नहीं की, अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों को सोलो फ्लाइट लेती नजर आ रही है। ये सारी चीजें वो हैं जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले पता थी। तो ये चीजें लोगों के लिए, एज एन वोटर्स के लिए बड़ी अजीब बात बन जाती है कि पहले यूनाइट हो जाते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप इसके ऊपर जवाब दीजिएगा, बिकॉज खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया है कि 70% इमरान खान साहब की जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर यही रवैया रहा तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी टेक अ ब्रेक। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होने जा रहा है और देखते हैं कि कल क्या तय पाता है, किसके किस्मत का सितारा जो है वो जगमगाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जिस तरह से पार्लियामेंट में मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त इस कायदे ऐवान के स्लॉट के लिए मुत्तहद नहीं हो पाई, और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ जो बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं वो कहते हैं कि खुर्शीद शाह साहब का भी खैर हमने बयान देख लिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी तरह से घर में बैठ करके सोच करके और एक कैंडिडेट को फील कर देगी और ऑपोजिशन को साथ नहीं लेकर चलेगी, तो नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू फॉलो। सो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब डिक्टेशन दे रहे हैं? देखें, जो बात है ये जमहूरियत है, और फिर जमहूरियत में इमरान खान साहब के पास हुकूमत तो छोड़ें, ऑपोजिशन का भी मैंडेट नहीं है पार्लियामेंट के अंदर कि वो अनाउंस करें और सब उनके, या तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते तो जरूर वो अनाउंस करते और छोटी पार्टीज शायद उनकी बात मान लेती। उनके पास तो ये इस्तेहकाक भी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो बात आपने सवाल उठाया कि हम एंड पे गए इनके साथ इस पनामा इशू पे, पनामा इशू के ऊपर हम बड़े क्लियर थे और क्लियर हैं कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी और अच्छे तरीके से हम जाते, क्योंकि आज भी पीपल्स पार्टी समझती है कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का इख्तियार अदलिया के पास नहीं होता है। बेहतर होता कि उन्हें एक जमहूरी तरीके से फारिग किया जाता और एहतसाब का मौसर निजाम कानून साजी के जरिए किया जाता। बैरिस्टर साहब, आपने यकीनन आपकी जमात ने यकीनन ये बात कही थी, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, बट माजरत के साथ फिर आपकी जमात कोर्ट्स में क्यों जा रही थी इस हियरिंग में? दे शुड हैव स्टेप्ड बैक। जवाब देना चाह रहा हूं, मैं आपको ये जवाब देना चाह रहा हूं कि जब हमने अपोजिशन का इत्तेहाद, हमने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अब जाना चाहिए, और उसके साथ हमने ये भी कहा कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन पीटीआई कहती थी कि पार्लियामेंट को भी खत्म होना चाहिए और नए इलेक्शन आए। लेकिन हम लोग बैठे, हमने इन्हें कायल किया और ये माने। उसके बाद इन्होंने हमें कहा कि आप भी हमारी इस जद्दोजहद में आखिरी दिनों के अंदर चाहे आए, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। तो हम गए, हम एक तमाशाई के तौर पर गए हैं नादिया, ना तो हम पटिशनर थे ना हम डिफेंडेंट थे। हम तो देख रहे थे कि मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या, तब तमाशा खत्म होगा। तो हम तो वो देखने गए थे, हम क्रेडिट लेने नहीं गए। और जहां तक क्रेडिट की बात है, जब इमरान खान साहब 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान से प्लॉट वसूल कर रहे थे, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के खिलाफ धांधली पे तहरीक भी चला रही थी और असगर खान केस के जरिए उन्हें बेनकाब भी कर रही थी। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी उसी नवाज शरीफ के जुल्म का मुकाबला करते हुए
जेल के अंदर अपनी जवानी के अयाम गुजार रहे थे। तो इमरान खान साहब तो आज आखिर पे आके उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं। अगर हिली हुई दीवार को के साथ खड़े आप हो गए हैं, हाँ शायद हम इमरान खान साहब के लहजे की में बात कर नहीं सकते। नहीं बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी, एक मिनट ये उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जमात इस्लामी, शेख रशीद साहब, इन लोगों ने अपना फोकस ही यही रखा। बहरहाल आपकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है उसमें एक मिसरा जो आपने बोला ना कि बिखर जाएंगे हम तब तमाशा खत्म होगा, इसके बड़े कॉनोटेशंस हैं, जरा ये बता दें बिखर गए हैं सब या नहीं? देखिए बिखर तो रहे हैं। आपकी जमहूरी जद्दोजहद के अंदर जो हमने एक मांगी पैदा की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए कि ओए तोए की सियासत नहीं होगी, गालियों की सियासत नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, एक दूसरे को जलील, कमीना, फला फला इस किस्म के अल्फाज से नहीं पुकारा जाएगा, तो वो शुरू हो गए। तो बिखर तो गए ना हम एक जमहूरी जद्दोजहद के अंदर। तो नादिया मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी शायद ये जुबान इस्तेमाल कर नहीं सकती थी। लोहे को लोहे नहीं काटा है। मियाँ साहब हमारे खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन खुदा का करम और शुक्र है कि हमें कोई बुरी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी और मियाँ साहब अपने घर सुधार गए। अल्लाह ताला ने हमारे किसी और जरिए से हमारे दुश्मनों का खात्मा किया। हम इखलाक पर भी रहे, अपनी जुबान पर भी रहे, लेकिन तारीख ने फैसला कर दिया कि हमारे तमाम मुखालिफ इस वक्त अदालतों में केस का फैसला कर रहे हैं। खुद खान साहब कहते हैं कि मैं भी नाअहल हो जाऊं, ये छोटी सी कीमत होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत अदालतों से बाइज्जत बरी होके और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में आज उनका दुश्मन भी कहता है कि या अल्लाह या रसूल। यहाँ बात वो जरदारी साहब की कर रहे हैं, मोहतरमा की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी तुम्हारी बारी। आसिफ अली जरदारी तो उसी अदलिया से बाइज्जत बरी हुए हैं जिनकी तारीफों के पुल कल इमरान खान साहब बांध रहे थे। तो फिर ये अदलिया से कहें या उन पे अदम एतमाद कर दें, और अगर कोई केस है तो आप लेके आ जाएं खान साहब, हम आपके केस भुगतने में भी तैयार हैं। हमने नवाज शरीफ के भुगत लिए, जनरल मुशर्रफ के भुगत लिए, तो आप भी आ जाएं। ये मैदान है, हम भागने वाले नहीं है, मुकाबला करने वाले। ओके, यौम तशक्कुर में क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें, ये भी बहुत सारे लोगों ने इसका ये भी तज्जिया किया कवल कि वो एक जीत की खुशी होती है, शायद उसमें इंसान बह जाता है और बहुत कुछ बोल देता है। क्योंकि कल कमर जमान काहिरा साहब ने थोड़ा सा जरा टोन डाउन हमने देखा कि इस पर रिएक्शन दिया था ये जब जरदारी साहब के ऊपर कहा गया। बट एक सवाल जो उठाया जा रहा था, एंड आई एम जस्ट आस्किंग कि हैज इट बीन डिसाइडेड कि जनरल मुशर्रफ के साथ आने वाले इलेक्शंस में आप लोगों की कोई अलायंस होने जा रही है? बिकॉज कल जनरल मुशर्रफ का भी क्लिप चलाया गया और इस पर काफी क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए हैं कि आई मीन आप लोग तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ खान साहब खुद बहुत कुछ बोलते हैं। कमल आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, तो जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं समझी शायद आप नहीं, जनरल मुशर्रफ का क्लिप आप लोगों ने चलाया तो जवाब भी आप ही लोग देंगे। नहीं, पहले तो मैं उनको पीपल्स पार्टी की जो इतना इन्होंने शजरा पड़ा है कि जी 90s में इमरान खान साहब अवार्ड वसूल कर रहे थे और ये स्ट्रगल कर रहे थे उनके अगेंस्ट, तो मैं थोड़ा सा अपने भाई को याद कराना चाह रही हूँ कि मुकमुका की पॉलिटिक्स पिछले कितने सालों से हमने देखी। डेमोक्रेसी के नाम पे या सियासी कुव्वतों को बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए जिस तरह ये लोग पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ इकट्ठे खड़े हुए, तो आज मुझे इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं जो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इनके खिलाफ बात कर रही है या इमरान खान साहब जो है वो सियासत किसी मोरे के तौर पे काम आगे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। खुर्शीद शाह साहब को बहुत मौका मिला लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस अपोजिशन का किरदार निभाने का, मगर उन्होंने हमेशा समझौते की और मुकमुका की पॉलिटिक्स को प्रेफर किया। आपने खुद देखा कि पनामा का इशू आया, इनका कोई सीरियस रिएक्शन हमने पार्लियामेंट में नहीं देखा। और अब आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को गो नवाज गो की एक मुहिम चलाते हुए देखा पिछले 10-15 दिन में, जिसमें पीपल्स पार्टी की छोटी छोटी रैलियां रोज निकल रही थी और गो नवाज गो के जो चली हुई एक ट्रेन इनसे मिस हो गई है उस पर चढ़ने की ये कोशिश कर रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और फिर ये वापस पार्लियामेंट में चले गए हैं, तो अब फिर इन्होंने, जाहिर है वो ठीक कह रहे हैं कि हमने अपनी जुबान भी निभाई। जुबान इन्होंने एनआरओ की जो की हुई थी आपस में कि भाई पहले हमने बारी ली, अब तुम बारी ले लो, अब अगली बारी फिर हमारी होगी।
आपने देखा जरदारी साहब को जाती उम्रा जाते हुए और नवाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखते हुए वहां पर 70 और 75 खाने पके हुए खाते हुए। ये सब तो पुरानी बातें, ये सारी बातें मेरे ख्याल में we're talking about now। देखिए आप लोग मुझे ये बताइए, एक चीज एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि क्या शेख रशीद साहब को फील्ड करने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने या इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन जमातों को बुलाकर कॉन्फिडेंस में लिया था? कम ऑन, ये तो सभी करते हैं, ये तो पार्लिमानी उसूल है ना, तरीकाकार है। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसका इन्होंने बहुत बाद में ढंढोरा किया, जिसमें इमरान खान जो है वो ये खुर्शीद शाह के पीछे खड़े हुए थे वो, और जिस दिन उन्होंने, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया देख रही थी कि आज इमरान खान खिताब करेंगे, उस दिन उन्होंने पूरा मौका दिया था पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह को। अच्छा, लेट्स कम टू, चलिए ठीक है, आप लोगों ने मौके दे दिया। अभी अलायंस के हवाले से बताएं ना कि क्या जनरल मुशर्रफ की पार्टी के साथ आप लोगों की कोई अलायंस होने जा रही है? फिलहाल तो ऐसा कोई अलायंस मेरे नॉलेज में नहीं है, और आपने देखा ही है इमरान खान ने अब तक जिस तरह की स्ट्रगल की है, ये सारी मुकमुका की पार्टियां, इन्हें जहां नजर आता है कि हलवा तैयार हो गया है वहां ये पहुंच जाते हैं। कौन? तो जनरल मुशर्रफ की हमारी तो पार्टी स्ट्रगल ही फर्क है। नहीं, बट जनरल मुशर्रफ की पार्टी के बारे में अभी तो मैं उनको पार्टी कम ही मानती हूँ, उनकी अभी पार्टी ने ऐसा किया क्या है? जनरल मुशर्रफ भाई आप ही लोग कल क्लिप चला रहे थे अपने यौम तशक्कुर में, आप ही लोगों के हवाले से कितना कुछ सोशल मीडिया पे आया कि पीपल वर शॉक्ड कि ये कहां से आ गया। वो क्लिप तो हमने बहुत सारे लोगों के ट्रिब्यूट के तौर पे चलाए थे, उनका हमने कोई अलायंस के तौर पे कोई क्लिप नहीं चलाया। We take a break over here. When we come back, we are going to discuss as to what is going to happen tomorrow. Welcome back. नवाज शरीफ साहब के डिसमिसल के बाद जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और जिस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही है, अभी इस प्रोग्राम में मेरी नशिस्त में भी जिक्र किया गया था कि जिसमें बैरिस्टर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं वो कहते हैं कि जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है इसकी नज़ीर नहीं मिलती और पहले ये नहीं होती थी। अचकज़ई साहब, आप लोग ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके सपोर्टर हैं, आपकी जमात के सपोर्टर हैं। क्या जमात के सपोर्ट में इस हद तक या सपोर्ट हासिल करने में इस हद तक जाया जाएगा कि जो पाकिस्तान का मेन कॉज है उसको भी हर्ट किया जा सके? मिसाल आप दे सकती हैं कौन सा मेन कॉज हर्ट हुआ है? क्या कह रहे हैं? मिसाल आप दे सकती हैं कौन सा मेन कॉज हर्ट हुआ है? कश्मीर कॉज के लिए जो उन्होंने फिर तरदीद कर दी कि जी मैंने नहीं किया, और सियाक व सबाक से जो है फारूक हैदर साहब कहते हैं कि उनका बयान शाये किया गया। तो आपके सपोर्ट में जो कुछ भी लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है, ये नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान का एक मेन कॉज, आई मीन कश्मीर तो शहर आ गया ना पाकिस्तान की। देखिए उस पर तो तबसरा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन आ गया। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए इमरान खान ने इस्तेमाल किया, और जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की खान साहब ने अपने जलसे में एक मुंतखब एजेके प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गैर सियासी लैंग्वेज था, और जो ट्रू ट्रेडिशन है खान साहब का उसी के मुताबिक उन्होंने गाली गलोच का ये कल्चर कंटिन्यू कल भी किया। और ये अफसोसनाक है कि इमरान खान साहब ने चले अगर पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया तो क्या ये बयान सही था, होना चाहिए था और इसे छपना चाहिए था? नहीं, उसने एक डिसऑन किया है। जब एक आदमी कहता है कि मैंने ये नहीं कहा, तो आप क्यों उसके पीछे पड़ गई हैं कि नहीं आपने कहा है? नहीं, मैं तो नहीं कह रही भाई, वो तो जाहिर है कि पेपर्स की हेडलाइन बनी ना एक ग्रुप ने, तो उसको अच्छा, तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि अगर चले उन्होंने कह भी दिया था, यू फील कि इसको कर्टेल कर देना चाहिए था, नहीं छापना चाहिए था? नहीं, अगर वो स्टैंड करते कि ये मैंने कहा है और हवास शौरी तौर पे कहा है, हवास से बाख्तर नहीं थे, तो फिर उस पर कमेंट बनता है। अब वो कह रहे मैंने नहीं किया है, तो अब उस रिपोर्ट की मुस्तनद होने पे तो मुझे क्वेश्चन है, मेरे लिए सवाल है। लेकिन जो बड़ा पिक्चर है वो ये कि इस वक्त मुल्क को इंस्टेबिलिटी के इस फेज से बाहर निकालना है। इस फैसले के बाद मुल्क में जो है एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम एक फेज से गुजर रहे हैं, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। बदकिस्मती से जमहूरियत का जो तसलसल है वो एक दफा फिर खतरे में पड़ गया है, और 18वीं वज़ीर आज़म है जो अपना टाइम और मैंडेट पूरा करने किए बगैर घर चले गए। तो पाकिस्तान की जमहूरियत को लॉस हुआ है, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो सफर है उसको लॉस हुआ है। अब मुल्क के मुफादात को आगे को नजर रखते हुए अच्छा तो ये फरमाइएगा कि जो बकिया टेन्योर बाकी है बिफोर द इलेक्शंस 2018 के, आप समझते हैं कि ये आसानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, पहले खाकान अब्बासी साहब अगर वो आ जाते हैं वजारत उस्मा के स्लॉट पर कल, या फिर उसके बाद आप लोग शहबाज शरीफ साहब को फील्ड कर रहे हैं, वो बन जाते हैं, आप समझते हैं इट्स गोइंग टू बी एन ईजी पाथ, या आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल होगा इस पूरे पीरियड को गुजारना?
जी अचकजई साहब, आपको मेरी आवाज आई? आई थिंक इस्लामाबाद को मेरी आवाज नहीं आ रही है। बैरिस्टर साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल जी, आ रही है। आपको लगता है कि जो बकिया टेन्योर बाकी है इस हुकूमत का, वो आराम से पूरा कर सकेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी आसानी से ये सफर कंप्लीट नहीं होने देगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि ये टैग जो लगता है कि हमें जी मौका नहीं दिया गया, वो इन्हें पूरा मौका मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मूथली, जब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को हटाया गया तो हम उसी पार्लियामेंट के अंदर से अपने दूसरे सीनियर लीडर को ले आए, प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ को। लेकिन देखिए, बदनसीबी देखें कि आज मुस्लिम लीग ने जनरल मुशर्रफ को खिलाफ तो बातें ये करते हैं लेकिन फॉलो ये जनरल मुशर्रफ को करते हैं। इन्हें चाहिए ये था कि आज ये जनरल मुशर्रफ मॉडल ना बनाते, जैसे उन्होंने 45 दिन के लिए चौधरी शुजात को अबूरी प्राइम मिनिस्टर बनाया ताकि शौकत अजीज आ जाएं, तो इन्होंने यही तरीका अपनाया है बारखा, जिससे ये पार्लियामेंट की जो इज्जत और तौकीर है वो कम होती है। और इन्होंने ये चीज एक तरह से अदालती फैसले को सर्टिफाइड कर दिया है कि अब ये PMLN नवाज ग्रुप नहीं है, PMLN नाहल ग्रुप है, कि इसमें कोई भी अहल शख्स नहीं है इनके 188 मेंबर्स में कि वो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मुस्तकिल तौर पे बन सकता है। तो हम तो समझते हैं कि इन्हें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले ही इनके करतूत ऐसे रहे हैं। इनकी जो गालम गलोच ब्रिगेड थी वो मियां नवाज शरीफ को बर्बाद करके रख दिया उन्होंने, और जिस तरह से इन्होंने लैंग्वेज इमरान खान की गालम गलोच के मुकाबले में इन्होंने एक गालम गलोच ब्रिगेड, तो इनका तो हाल हो गया। और मैं हमेशा कहता हूं नादिया कि वो जो हम पोइम छोटे होते सुनते थे, एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चौंच और एक की दुम। तो जो दुम दबा के भागे थे कभी मुशर्रफ से वायदा करके, उनकी दुम रह गई है। और अब जिनकी चौंच बड़ी चलती है, हर एक के बारे में बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, अब उनकी चौंच बाकी बचेगी और पाकिस्तान के अंदर बेहतर सियासत होगी, नजरियाती सियासत होगी, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। अब ये जो लोगों ने अपने अपने फैन क्लब्स बनाए हुए हैं और अपने अपना कोई खानदानी लेवल के ऊपर आके सियासत करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं हूंगा तो मेरा भाई होगा, और किसी को यह हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के बड़े एग्जीक्यूटिव ओहदे के ऊपर बैठ सके। तो मैं समझता हूं कि अब ये टेन्योर के बाद पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये इस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी फैमिली पॉलिटिक्स ही रही थी ना। ये पीपल्स पार्टी जो ज़िम्मेदारियों से अपने आप को भुट्टो का लेबल लगा दें, ये उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती मुझे मौका दे। इन्होंने 25 साल की उम्र तक बिलावल के नाम को जो है वो रखा है। अच्छा, मुझे अपनी बात पूरी करने मुझे भी चाहिए इनसे जरा बात में पूछूं कि ये किसी के पास मौका नहीं बचा है, हैंग ऑन, किसी के पास मौका नहीं है, मौका मेरे पास है। रुक जाए 1 मिनट बैरिस्टर साहब, ये सारे ये नहीं है फैमिली लिमिटेड। आप सोचें कि पीपल्स पार्टी में इतने बड़े बड़े नाम एतजाज एहसन जैसे हो के और प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो है वो बिलावल को ही बनाना है, और जरदारी ने खुद अपने बच्चों का नाम भुट्टो रख दिया इस चक्कर में कि हम भुट्टो की लेगेसी को लेके चल सकते हैं। बैरिस्टर साहब लास्ट 10 सेकंड्स, सॉरी टाइम इज अप, लास्ट 10 सेकंड्स बोलिए। मुझे मौका देना कि बातें करें। पीपल्स पार्टी ने कभी आपकी बात का जवाब ये है कि आपने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन रशीद शाह है। इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त सिवाय इमरान खान के कोई दूसरा शख्स। सही सही, पीपल्स पार्टी के वर्कर को वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाए, हमने ये नहीं किया है। जी फरमाइए। पीपल्स पार्टी का वर्कर आज अपना सिर दीवार में मार रहा है। सियासत करते हैं, क्या इन्होंने मोरूसी सियासत खत्म की है? क्या भुट्टो खानदान के अलावा कोई पार्टी को लीड कर सकता है? कल कायदे अवाम में क्या होता है ये देखना होगा। ऑपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह साहब हैं, और मशावरत से ही, जैसे कि अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि हम हिमायत से इनकार करेंगे या उनका साथ देंगे, इसका फैसला खुर्शीद शाह साहब करेंगे। बहरहाल कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा, उसके बाद जो बकिया टेन्योर बाकी है इस हुकूमत का वो पूरा होता है या नहीं होता। जहां तक डायनेस्टी ये फैमिली पॉलिटिक्स का बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आप सब जानते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो कह दिया है साद रफीक साहब ने कि एक शरीफ को घर भेजोगे हम दूसरा शरीफ निकाल लेंगे। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था खान साहब का, कहते हैं पहले जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद पार्टी के इलेक्शंस होंगे। जमहूरियत तमाम पार्टियों में किस हद तक है इसका फैसला आप कर सकते हैं।